नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और करेंगे खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन की। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में होने वाले बदलाव की। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश की वाराणसी से है, जहां 30 नवंबर को पीएम मोदी पहुंच सकते हैं। इस दौरान वो कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। चौथी खबर में बात टाइगर स्टेट पर बड़े संकट पर जो जल्द ही प्रदेश के सिरमौर से छिन सकता है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में सुशासन लाने के लिए शिवराज सरकार प्रयासरत है। प्रदेश के मंत्री और विधायक सरकारी महकमों में पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को देख रहे हैं। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर फटकार भी लगा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी कार्यालयों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अपनी इसी कार्यशैली के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और लोक सेवा केंद्र पहुंचे आवेदकों से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने जमीन मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे एक बुजुर्ग से मुलाकात की और तत्काल अधिकारियों को उनकी समस्याओं का निवारण करने के आदेश दिए। वहीं जब सीएम ने वृद्ध को अपनी पहचान बताई तो वृद्ध भी पहले तो अचंभित हो गया, फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पीड़ा बताने लगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिकायत समाधान काउंटर पर पहुंचे और लोक सेवा केंद्र भी पहुंचे और अन्य लोगों से उन्होंने मुलाकात की। निकालेंगे लोगों तो पूछ रहे हैं हमारे भाई जी अपनी जमीन नसी के नाम कर गए हो बालक के। ये कब दिया था नकल का? ये आवेदन का होगा तारीख कर दिया कचरे की निकल का ये बीवन वाली है दादा। ऐसे खड़े हो पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। तीन कब दिया आपने? तीन अभी मांगी आपने? नहीं मांगी है। देखो नकल पटवारी को जाके दंगा तो इसके आगे नकल नहीं है। वो पटवारी ने मांगी है नकल। पटवारी ने नकल मांगी? हाँ। अविनाश पटवारी को फोन करो। मिल गया अभी पहले दे दिया। अच्छा एक बार मैं पहुंचा था आपके पास में तो कागज नहीं था। आपसे विनती करूं, ये निवेदन है हमारे भाई बच्चा का नाम का भाई का तुम्हारा नाम आगा जब देता जाए। अब ये इसको परेशान पटवारी ने इनको सही सलाह दी। तो प्रदेश में सुशासन आए, किसी गरीब को परेशानी ना हो, किसी बुजुर्ग को भटकना ना पड़े, इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद काम को देखने पहुंच गए। अधिकारी कर्मचारियों का किस तरह का रवैया है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तमाम चीजों को और समझते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अनियमितता पाए जाने पर फटकार भी लगा रहे हैं, बुजुर्ग परेशान ना हो ये भी ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका ये तो था ही, वो लोगों के बीच में जाते थे, पांव पांव वाले भैया के नाम से मुख्यमंत्री पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं और कैसे आंक रहे हैं इस पूरी खबर को? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी यही है कि वे सीधे लोगों से मिलते हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये एक सबसे अहम यहाँ पर सवाल है और यही वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान लगता है आशीष का संपर्क टूट गया। हम कोशिश करेंगे आशीष से एक बार फिर से बात हो पाए, क्योंकि इस खबर को जानना ज़रूरी है इस लिहाज से भी कि क्या अब इस तरह से एक्शन मोड में जब शिवराज दिखाई दे रहे हैं तो एक बार फिर ये माने कि कलेक्टर कार्यालयों में भीड़ नहीं दिखाई देगी, लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर होने लगेगा, या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी होते हैं जिनमें पटवारी, सरपंच, सचिव जैसे लोग हैं, वो परेशान करना बंद कर देंगे?
आशीष हमारे साथ वापस से जुड़े हुए। आशीष, कंप्लीट कर लीजिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी यही है कि वो जनता से सीधे तौर पर संवाद करते हैं। और आज भी औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो सबसे पहले कलेक्ट्रेट में उन्होंने बुजुर्ग से बातचीत की, उनकी समस्या का समाधान कराया। उसके बाद औचक निरीक्षण पर लोक सेवा केंद्र के बाद अलग से फिल्टर प्लांट पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूरी समस्याओं को देखा और उसके लिए डेडलाइन तय की कि उसमें उसकी डेडलाइन 15 दिसंबर तक तय कर दी है। और ये भी कहा है कि काम होना चाहिए क्योंकि मैं खुद लोकार्पण करने आऊंगा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान रायसेन रोड स्थित पोख्ता नगर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय परिसर का निर्माण हो रहा था और उसकी शिकायत भी पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली थी। तब साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई जाना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां खुद पहुंच गए हैं। वहां पर काम जो चल रहा है उसकी पूरी तरीके से काम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी है जो मैं बता रहा था पारुल, वो सीधे तौर पर जनता से संवाद करते हैं। मास लीडर कहा जाता है और जो पिछले 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और सीधे तौर पर शिवराज जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो जब भी अपनी सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए सीधे जनता के बीच में जाते हैं और उनकी समस्या के समाधान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अब एक्टिव मोड में शिवराज नजर आ रहे हैं और जैसे कि वो दौरा भी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जाहिर है कि काम की गति क्या है उसे और तेज किया जा सके। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर अभी जब वो बुजुर्ग कह रहे थे कि तहसीलदार ने कॉपी मांगी है, वो भी वहां पर अपने समय का इंतजार कर रहे थे, तो इन तमाम चीजों में गति आएगी। अब वो भीड़ हमें नहीं दिखाई देगी। क्या जो बदलने की कोशिश है शिवराज जो करना चाह रहे हैं उनमें कोई चेंजेस आने वाले समय में हम देखेंगे? बिल्कुल पारुल, आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि वो बुजुर्ग साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि पटवारी ने उनसे कॉपी मांगी है और ऋण पुस्तिका और दूसरे कागजात की। लेकिन जब कलेक्टर को साफ तौर पर निर्देशित किया मुख्यमंत्री ने तो कलेक्टर ने भी यही बताया कि पटवारी ने सही सलाह दी थी। और ये इस तरह से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण करते हैं तो ये बात सही है कि सरकारी कर्मचारियों के काम करने का रवैया बदलता है। वो सरकारी ढर्रे से हटकर समय पर काम हो, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर निर्देशित करते नजर आए। जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 दिन में दिया जाता है या 1 दिन में, तो वहां कर्मचारी जवाब देते नजर आए कि 1 दिन में या 3 दिन में दिया जाता है। तो लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत जो कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं उनमें समय सीमा निर्धारित की गई है कि कौन से कागजात को मुहैया कराने के लिए कितना समय है। यदि वो समय पर काम नहीं होगा तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सख्त रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो एक्टिव मोड में शिवराज और सख्त रुख अख्तियार करते हुए कि अब काम समय पर होना चाहिए। जो टाइम दिया गया है कि इस टाइम पर ये कागज़ मिलते हैं तो उन कागज़ों का मिलना या फिर उन डॉक्यूमेंट्स का जिसको भी ज़रूरत है जो भी निकलवाने आया, अभी जाति प्रमाण पत्र का भी एग्जाम्पल दे रहे थे आशीष, तो टाइम लिमिट बांध दी गई है, उसी के तहत लोगों का काम होना चाहिए। तो एक्टिव मोड में शिवराज और काम में गति आ सके, विकास में गति आ सके, इनका ये रूप इसलिए भी सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में जीत के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। उपचुनाव में अपेक्षित नतीजे न मिलने के चलते पूर्व सीएम और कांग्रेसी नेता कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। कमलनाथ अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। हालांकि वो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ के पद पर बने रह सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि पार्टी कमलनाथ को अब केंद्रीय संगठन में भी अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कमलनाथ की बढ़ती उम्र को देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किसी नए नेता को आगे बढ़ा सकती है। नए सिरे से नई संरचना के साथ संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही माइक्रो फॉर्मूले के तहत कांग्रेस इकाइयों को छोटा रखा जा सकता है। कम और सीमित नेताओं को ही टीम में शामिल किया जाएगा। वहीं योग्यता और परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं का चयन होगा। नई टीम में नेताओं के काम का हर 2 माह में रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जिसके आधार पर ही नेता आगे पद पर बने रहेंगे। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर को और भी डेप्थ में एनालिसिस करते हैं।
कमलनाथ साहब लौटे वापस और ये भी खबरें हैं कि अब चेंजेस होंगे, लेकिन अगर वाकई बदलाव होता है तो देर है दुरुस्त वाली ही बात कही जाएगी यहाँ पर वैभव, क्योंकि अब तक कोई बदलाव हमने देखा नहीं। चाहे हम कमलनाथ जी के पहले की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे अगर छोड़ दीजिए बातें, तो इतना बड़ा कोई बदलाव हमने देखा नहीं। अब आपको लगता है इतनी बड़ी हार अलग राज्यों में भी हारें हो रही हैं, उसके बाद अब बदलाव की ओर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल। दिल्ली से जैसे ही कदम प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पड़े और उनके काफिले का एक्सीडेंट हो गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कदम शायद ठीक नहीं पड़े और किस तरह से हमने एक्सीडेंट होते हुए देखा, काफिले की गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और अब जो आपसे सवाल किया है कि संगठन की संरचना को बदला जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा और अब युवा नेतृत्व को कमान दी जाएगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। युवा नेतृत्व को कमान देने की बात तो खुद कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी उम्र भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। ऐसे में आपको बदलाव अगर ऊपर से लेकर निचले स्तर तक करना है तो शायद बदलाव सबसे पहले ऊपर किया जाना चाहिए, इसके बाद आप पार्टी को एक संदेश दे पाएंगे। खैर, ये देर सवेर वाली बात है कि कांग्रेस का संगठन क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हरी झंडी जरूर संगठन में बदलाव करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को मिल चुकी है। कमलनाथ भोपाल भी लौट चुके हैं और अब से कुछ देर बाद उनके निवास पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होने जा रही है। माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर अब काम किया जाएगा कांग्रेस में और केवल किसी भी पार्टी पदाधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जिम्मेदारी 2 महीने के लिए होगी। 2 महीने बाद उसका परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होता है, उसको अच्छे नंबर्स नहीं मिलते हैं, तो शायद जिम्मेदारी उसके कंधों से लेकर दूसरे किसी नेता के कंधों पर जिम्मेदारी का भार सौंप दिया जाएगा। इस तरह की कुछ बदलाव करने की बात सूत्रों के अनुसार कांग्रेस से मिल रही है। इसके साथ ही जो समितियां होती थी, जो जिम्मेदारी दी जाती थी, तो पहले ग्रुप्स बना दिए जाते थे और ग्रुप में 15 से 20 लोग होते थे, उनको किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब उस ग्रुप में कम लोगों को रखा जाएगा। कम लोग रहेंगे तो जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट तरीके से भाव आ जाएगा और फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने काम नहीं किया, किसी दूसरे ने काम नहीं किया। और आपसी सामंजस्य और कम्युनिकेशन गैप जो कम होता था कांग्रेस में, तो उस गैप को खत्म करने की कोशिश अब कमलनाथ ने कर ली है। नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं, पंचायत के चुनाव भी हैं और यहीं से पार्टी का बेस मजबूत होगा। तो कमलनाथ चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी पार्टी के बेस को मजबूत करें, लेकिन हमने उपचुनाव में देखा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर कम भरोसा करके बीजेपी या बसपा के जो कार्यकर्ता है उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। तो हमने देखा था कि गुटबाजी की भावनाएं भी बढ़ चढ़कर सामने आई थी। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश नहीं था और अब उसी नाखुशी को खत्म किस तरह से करेंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव आएंगे, नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो फिर आपसे एक बार टिकट मांगेगा, तो आप उसकी टिकट की मांग को किस तरीके से पूरा करते हैं। संगठन को भी मजबूत करना है और आप किसी को दुखी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर युवाओं को मौका या फिर एज फैक्टर अगर हम कांग्रेस में देखते हैं, तो अगर फर्स्ट लाइन लीडरशिप देखिए, अगर हम बड़े बड़े नेताओं को देखें कांग्रेस के, कमलनाथ वन फेज तो हैं ही, लेकिन उनके बाद भी जो नेता आते हैं, हम अजय सिंह को ले लें, हम सुरेश पचौरी को ले लें, पीसी शर्मा साहब, सज्जन सिंह वर्मा, ये इसके बाद की कोई लाइन तो है ही नहीं, सेकंड लाइन तो है ही नहीं वैभव। फिर कैसे आप आगे की पूरे संगठन को तैयार करेंगे? क्या उतने चेहरे हैं आपके पास जिन्हें आप चूज करें, और वो उनकी कार्यशैली क्या है, उनकी ताकत क्या है, और अगर उनमें ताकत थी तो क्या कांग्रेस का यह हश्र होता आज? हाँ, कई बार आपको अपने विरोधी से सीखने की जरूरत होती है और कांग्रेस में भी शायद यही जरूरत है कि अपने विरोधी से सीखिए। जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, जल्द ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो अपनी टीम के बारे में ऐलान कर देंगे। जो खबरें निकल कर आई हैं, जो छन के आई हैं कि एज फैक्टर जरूर मायने रखेगा और 55 से ज्यादा उम्र के नेताओं को जो समिति उसमें जगह नहीं दी जाएगी। कांग्रेस को भी युवा नेतृत्व की ओर आगे बढ़ना है। खुद कमलनाथ स्वीकार कर चुके हैं कि युवा मध्य प्रदेश का भविष्य है, हमें उनके बारे में देखना है। तो आपके पास जीतू पटवारी यंग है, लीडरशिप के लिए कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अपने यंग लीडरों पर भरोसा जताना होगा और उनको समझाना होगा, बताना होगा कि आप पार्टी का अगला चेहरा है। जब तक आप उनमें भरोसा नहीं जताएंगे, जब तक आप फिर वही पुराने नेताओं को रिपीट करते रहेंगे, वही बात हो जाती है कि शराब वही है, बस बोतल नहीं कर दी या बोतल पुरानी कर दी, शराब वही रही। तो ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं। वक्त के साथ आपको राजनीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। आपको अपने विरोधी से सीखना पड़ेगा। विरोधी को हराने के लिए विरोधी की बातों को समझना कोई गलत बात नहीं होती। राजनीति में हर कोई एक दूसरे से सीखता है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं सीखना चाह रही, यही कांग्रेस के लिए सवाल है। चलिए, अब वन मैन शो अगर चलता रहेगा तो भला सीखना भी उन्हीं होगा। खैर, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो अब लौटे हैं कमलनाथ साहब कुछ बदलाव की आस लेकर,
लेकिन बदलाव से पहले हो गया था वो एक्सीडेंट जो हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में भी इस कार्यक्रम से पहले, लेकिन अब क्या बदलाव आगे आप देखेंगे, ये सवाल जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से रविवार को इसके संकेत मिले हैं। वाराणसी में आयोजित होने वाले देव दीपावली में पीएम मोदी पहली बार शामिल हो सकते हैं। साथ ही पीएम 2447 करोड़ रुपए से राजा तालाब हंडिया 6 लेन परियोजना की सौगात भी दे सकते हैं। उतना ही नहीं, खजूरी राजा तालाब में ही उनकी जनसभा भी प्रस्तावित है। जानकारी देते हुए कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। दर्शन पूजन कर कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो राजघाट पर देव दीपावली में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वो बोट से करीब 5 किलोमीटर की यात्रा गंगा में करते हुए उत्तर प्रदेश के काशी घाट पर हुए दीपदान को देखेंगे। इसके बाद सारनाथ में धम्म स्तूप पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो को भी वो देखेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से घाटों पर इस बार 10 लाख दीपों को जलाया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा संस्थाओं, समितियों, नाविकों और स्थानीय लोगों को दीपक, बाती और तेल दिया जाएगा। और इसी को और हम समझते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो सकते हैं, जानकारी देंगे राजू, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पाल, तो भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं। काशी में होने वाले भव्य देव दीपावली के दीदार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा जब देव दीपावली पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। डीएम कौशल राज शर्मा की माने तो वाराणसी में आयोजित होने वाले देव दीपावली में पीएम मोदी पहली बार शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है पारुल, साथ ही में पीएम की अगर बात करें 2447 करोड़ रुपए से राजा तालाब हंडिया 6 लेन परियोजना की सौगात देंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक कारगर साबित होगी। और वहीं अगर बात करें, इतना ही नहीं, खजूरी तालाब में भी वो उनकी जनसभा भी प्रस्तावित है। वहीं जानकारी देते हुए कौशल राज की माने तो कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजा कर कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे राजघाट पर देव दीपावली में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वे बोट से करीब 5 किलोमीटर की यात्रा गंगा में करते हुए काशी के घाटों और हुए दीपदान देखेंगे। इसके बाद सारनाथ से धम्म स्तूप पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखेंगे। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से घाटों पर इस बार 10 लाख दीपों को जलाया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा संस्थाओं, समिति, नाविकों और स्थानीय लोगों को दीपक, बाती और तेल दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे मिर्जा मुराद की अगर बात करें तो खुजरी गांव में आयोजित जनसभा में पहुंचेंगे। वहीं शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सबसे बड़ी बात है। यहाँ पारुल बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। 5000 लोग जुटेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से डोमरी गांव पहुंचेंगे। वहां अब बुद्ध भगवान राम से क्रूज पर सवार होंगे। वह गंगा में सफर करते हुए विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली की आवा निहारेंगे। तो वहां जिस तरीके से देखा जाए पारुल, घाटों पर आयोजित गंगा आरती भी उनकी शिरकत करने की संभावना है। इसके बाद क्रूज से राजघाट जाएंगे और वहां से सारनाथ पहुंचेंगे। वहां लाइट एंड शो देखेंगे। तो बिल्कुल, यानी एक भव्य कार्यक्रम हम वहां पर देखेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शामिल होंगे, सौगात भी दी जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है, तो किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है या वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह के इंतजाम करता है। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई। 24 नवंबर को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में होने वाली इस बैठक में बाघों के संरक्षण पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बाघों की सर्वाधिक संख्या के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा पाने वाले मध्य प्रदेश में बाघों पर संकट कायम है। बाघों की सर्वाधिक मौत को देखते हुए टाइगर स्टेट के दर्जे पर फिर संकट गहरा गया है। बता दें, बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश फिर देश में पहले स्थान पर है। यहाँ पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हुई है, जबकि बाघों की संख्या में देश में दूसरा स्थान पाने वाले कर्नाटक में इस अवधि में सिर्फ 8, तीसरे नंबर वाले उत्तराखंड में 3 तो चौथे नंबर वाले महाराष्ट्र में 11 बाघों की जान गई है। साल 2018 में करीब 24 बाघों की मौत हुई थी, जबकि साल 2019 में 28 बाघों की जान गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा वर्ष 2010 में छीना गया था। तब
प्रदेश में 257 बाघ बचे थे। साल 2014 की बाघ की गिनती में कुछ स्थिति सुधरी है। महज 8 साल के अंतर से ही मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट का खोया तमगा पा लिया वापस, पर उसे बरकरार रख पाने में संदेह है। यहाँ सरकार बाघ बचा नहीं पा रही है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बाघ जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला था, पहले छिन चुका है, उससे सबक लिया, सुधारा, लेकिन फिर शायद ढिलाई बरत दी, जिसके बाद लगातार बाघों की मौत की संख्या बढ़ती गई। रत्नाकर जी, अब आगे कैसा देखते हैं कि क्या वापस फिर से कोई प्रयास होंगे या फिर अभी नहीं संभले तो एक बार फिर जो तमगा मिला था वो वापस छिन जाएगा? निश्चित रूप से तमगा छिन जाने के पूरे चांसेस हैं और ये गलतियां और सिर्फ बाघों की मौत से जुड़ी नहीं है। आप ये देखें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सन 2018 से इस बात को कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया जाना चाहिए। उसके लिए फंड देने तक की बात कर रहा है, लेकिन वो आज तक नहीं बनाया गया। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में बाघों के जो शिकारियों की सजा का जो रेट है वो लगभग ना के बराबर है, बल्कि कार्रवाई इतनी लचर होती है कि कई बार एक ही शिकारी बाघ के शिकार के मामले में एक से ज्यादा बार पकड़ा गया है। एविडेंस कमजोर होते हैं क्योंकि उनके कलेक्शन का काम यहाँ पर कमजोर है। और दूसरी एक तीसरी बहुत बड़ी खामी ये है कि यहाँ पर फील्ड का जो काम है वहाँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भेजा जाना चाहिए, जो वन्य जीव के एक्सपर्ट्स रहते हैं, जानकार रहते हैं। उनकी जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला वहाँ पर जाता है और इन दो के बीच में सोच का, काम करने का, अनुभव का, चीज़ों को समझने का जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कोई अंदर नहीं भेजेंगे जंगल में तो कहाँ से बाघों के लिए काम हो पाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह के रखा है कि यदि बाघ की अननेचुरल, अप्राकृतिक मौत होती है तो वहाँ जो फील्ड का संबंधित अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में वो भी रेट बिल्कुल डाउन है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके चलते शिकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिनके चलते बाघों की, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अपने कर्तव्य से मुंह चुरा लेते हैं, एक अच्छी पोस्टिंग ले लेते हैं और उसके बाद में जंगल से जो भी गलत तरीके से अर्जित किया जा सकता करते हैं, लेकिन बाघों को बचाने की दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। और इस सबके चलते बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि टाइगर स्टेट का आपके पास दूसरी बार ये आ जाए कि आपका दर्जा छिनने चला जाएगा। बैठक बुला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो खामियां हैं जब तक उनको ठीक करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, जब तक आप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स नहीं बनाते हैं, जब तक आप एविडेंस कलेक्शन के काम में बहुत तेज़ी नहीं लाते हैं, मजबूती नहीं लाते हैं, एविडेंस अगर आप सही से कलेक्ट नहीं करेंगे तो जो आपने जिसको पकड़ा बाघ के शिकार के आरोप में वो आसानी से बच के निकल जाता है। तो तमाम खामियां जो हैं, जो तमाम लैक्यूनाज हैं, जब तक इन पर अमल नहीं किया जाएगा तो आपका ये खिताब तो खतरे में आना तय है और ये भी बहुत मुमकिन है कि खिताब आपसे बार फिर से छीन लिया जाए और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति रहेगी। इसलिए इस दिशा में अभी से प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। तो अगर प्रयास नहीं होंगे तो भला कैसे जिस कदम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रयास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बाघों को बचाना, उसको कैसे कर पाएंगे? तो तमाम प्रयासों के लिए चीज़ें हैं जैसे की जा सकती हैं, प्लानिंग्स हैं जैसे किया जा सकता है, लेकिन उसमें ढिलाई बरती जा रही है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हम एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा ना खो बैठे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यूं कहें कि प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की खतरनाक वापसी हुई है। प्रदेश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1798 नए संक्रमित केस सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,93,044 हो गई। वहीं आर्थिक राजधानी इंदौर में भी कोरोना बेकाबू हो गया। इंदौर में बीते 24 घंटे के दौरान 546 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,661 हो गई है, जबकि यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 732 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना को लेकर राजधानी भोपाल प्रदेश में दूसरे पायदान पर है। राजधानी भोपाल में कोरोना के 24 घंटे के दौरान 349 नए केसेस सामने आए। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,701 हो गई है। शहर में अब तक कोरोना के 506 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। इनके अलावा ग्वालियर, जबलपुर में भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अंकुर अध्वर्यु विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ और प्रयास आप देख रहे हैं अंकुर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आंकड़े एक बार फिर बढ़कर सामने आ रहे हैं। इंदौर और भोपाल में तो लगातार ऐसा लग रहा है कि विस्फोट हो रहा है कोरोना का।
जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो चेकिंग के माध्यम से हो, चाहे लोगों को जागरूक करने के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग समीक्षा बैठकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, और इसके साथ साथ सख्ती भी की गई है, शासन प्रशासन के द्वारा चेकिंग चलाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, कोरोना सबसे ज्यादा इंदौर और भोपाल में इसके मरीजों की संख्या ज्यादा मिल रही है। इस कारण शासन प्रशासन द्वारा जो 5 जिले चिन्हित किए गए हैं, उनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, ऐसे विदिशा, ऐसे 5 जिलों को रखा गया जहां तक कोरोना संक्रमित है। वहां पर पुलिस के द्वारा जाना अब सख्ती की जाए। निश्चित तौर पर अब लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, तो क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक होनी चाहिए और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, हॉस्पिटल्स में इंतजाम है, आपको रोका भी जा रहा है अब तो, लेकिन पहले ही रुक गए होते आप तो वापस कोरोना नहीं आता इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन अब फिर से कोरोना आया है, तो एक बार फिर से समझिए कि बचना आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में ही सारे साधन हैं। मास्क लगाना आपको है, सैनिटाइजर का उपयोग आपको करना है, और अगर आप जागरूक रहे, आप संभल गए, तो कोरोना अपने आप खत्म होगा, अपने आप वापस जाएगा। लेकिन तब भी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।